Okay, so hello everyone. I hope you all are doing good. Fine. Good morning. Today's date is 30th Jan 2024, and my part of commitment is 8:30 to 9:30. I will provide you Hindu discussion, and I am here. Okay, so please do your part of commitment as well. सब्सक्राइब द चैनल एंड बी अपडेटेड. ठीक है, रोज के रोज पढ़ाऊंगा. ठीक है, इतनी ही डिटेल में. ठीक है, एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि आई हैव सीन माई यूट्यूब स्टूडियो. उसमें जो एनालिसिस आता है वीडियो का, उसमें मैंने देखा जो पिछली वाली जो मैंने वीडियो डाली थी, उसमें क्या हो रहा है कि पीपल आर वॉचिंग बट दे आर वॉचिंग फॉर 2.5 मिनट्स ऑन एन एवरेज. ठीक है, ये बहुत कम है. ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है. इट्स नॉट एट ऑल गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है, आप कम से कम 20 मिनट दीजिए मेरे को. अगर आपको अच्छा लगता है देन यू फॉलो इट, अगर नहीं पसंद है तो लीव इट. ओके, फाइन, डन. और मैं इस हिंदू को, ठीक है, एक स्टोरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा. सारे आर्टिकल्स को इन अ स्टोरी, एक कहानी के तौर पे बना दूंगा. वो छोटे पे हमने कहानी पढ़ी है ना, एक राजा होता था, एक रानी होती थी, अभी तक याद है ना वो. ऐसे ये सारे आर्टिकल्स आपको याद रहेंगे. आज का न्यूज़पेपर आपने आज पढ़ा, कल तक आपको आर्टिकल्स याद रहेंगे स्टोरी के फॉर्म में. ठीक है, आप मेंस में भी रिकॉल कर पाओगे. ठीक है, लेट्स कन्वर्ट दिस द हिंदू इनटू स्टोरी फॉर्म. ठीक है, एंड एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज इसको शेयर करो यार. जो बाकी वीडियोस हैं वो 11 साढ़े 10 के आसपास पड़ती हैं. नॉट वेरी इफेक्टिव ना, आई डोंट नो, बट प्लीज प्लीज शेयर इट ना. शेयर इट. जैसे ही आप शेयर करेंगे ना, इट इज चैनल्स ऑफ एस्पिरेंट्स ना, इट विल बी मोर हेल्पफुल टू मैनी एस्पिरेंट्स. ठीक है, प्लीज प्लीज शेयर इट. तो लेट्स डिस्कस. ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम. ओके, स्टार्ट. ठीक है, तो हम चलते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं, एडिटोरियल, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एंड जो साइंस सेक्शन, ठीक है, वो पहले डिस्कस करेंगे. देन वी विल गो ऑन विद द नॉर्मल आर्टिकल्स. ओके, सो लेट्स टुडे स्विच ऑन टू दिस साइंस सेक्शन. ओके, फाइन, हियर वी गो. तो ये जो, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो साइंस सेक्शन वाला पार्ट है ये हिंदू की हार्ड कॉपी में नहीं आता है. मैं कितनी बार बोलूं, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बोला था कि ये वाला पार्ट हिंदू की हार्ड कॉपी जो है ना न्यूज़पेपर की, उसमें शायद नहीं आता है. कंफर्म करना इफ आई एम रॉन्ग, राइट डाउन इन कमेंट. यू कैन फाइंड दिस सेक्शन, इट्स ओके. बट ये हिंदू की ई न्यूज़पेपर वाली जो कॉपी है ना, उसमें ये लास्ट में दिया जाता है और इससे क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स और मेंस में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चेक कर लेना आप एक बार. ओके, सो लेट्स डील विद इट. आर्टिकल क्या बोल रहा है? हम्बोल्ट एनिग्मा. ठीक है, एक फिनोमिना है हेम्बोल्ट एनिग्मा. ठीक है, व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया. ठीक है, जूम कर लेते हैं थोड़ा. जो ये हम्बोल्ट नाम बताया ना, दिस पार्ट, दिस हम्बोल्ट इज एक्चुअली अ नेम ऑफ साइंटिस्ट. ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है ये. ठीक है, हम्बोल्ट जो 1769 में थे. ठीक है, दिस इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. फाइन. Have you ever wondered about Humboldt's enigma and what it could mean for a country like India? This intriguing question draws us into the world of the renowned naturalist Alexander von Humboldt. Humboldt's studies unveiled a fascinating relationship. Temperature, altitude, and humidity are not just weather phenomena, but key factors influencing the occurrence patterns of species, shaping the rich tapestry of biodiversity. His observations took him to the slopes of the Chimborazo mountain in Ecuador, where he discovered a unique pattern. Contrary to expectations, the world's tropical areas, though bathed in abundant sunlight, do not hold a monopoly on biodiversity. Humboldt's enigma lies in the fact that many regions outside the tropics, particularly those in mountainous areas, are bustling with diverse life. This revelation challenges our understanding of biodiversity. Mountains, despite being distant from the tropics, are vibrant hubs of life, teeming with species that defy conventional wisdom. With that in mind, let's turn our attention to India, a nation known for its diverse landscapes and abundant biodiversity. India is a country that lies partially in the tropics, south of the Tropic of Cancer. It boasts of regions like the Western Ghats that are rich in biodiversity. This zone, which also includes the Sri Lanka biodiversity hotspot, is expected to be the most diverse in the country given its tropical location. This lush region serves as a prime example of Humboldt's theory, with its abundance of species thriving due to the warm temperatures, high humidity, and low altitude. Yet Humboldt's enigma unfolds as we cast our eyes northward to the eastern Himalayas. Here, outside the tropics, we find a region even more diverse than the Western Ghats. Despite its cooler temperatures and higher altitudes, these mountains are teeming with a variety of life forms, challenging the traditional understanding of biodiversity distribution.
This unexpected diversity in a non-tropical region like the Eastern Himalayas forces us to ponder. So, what drives this unexpected biodiversity in the mountains? Mountains are fascinating, not just for their majestic beauty, but also for their role in biodiversity. They are the stage of a remarkable play where two processes join hands to generate biodiversity. The first act features geological processes such as uplifts that carve out new habitats on the mountain stage. These habitats become cradles, nurturing and giving rise to new species. In the second act, we see how some mountains, blessed with climatological stability, become timeless museums. These mountains, undisturbed by the passing ages, become safe havens for species to endure, persist, and over time accumulate in great numbers. Take the northern Andes range, including the Chimborazo, the most biodiverse place on Earth. As we journey from its foothills to its peaks, we encounter a diverse array of habitats, each with its unique cast of species, from tropical evergreens to alpine tundra. In the end, Humboldt's enigma is a reminder of the intricate and surprising ways nature works, and the importance of preserving these unique ecosystems for future generations. ओके तो ये जो हम्बोल्ट है ना, इट्स अ नेम ऑफ साइंटिस्ट. ठीक है, लेट मी जूम इन दिस पार्ट. ठीक है, इट्स अ नेम ऑफ साइंटिस्ट हम्बोल्ट. अब समझते हैं ये हम्बोल्ट एनिग्मा क्या है. ठीक है, इट्स रिलेटेड अबाउट बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है. ठीक है, देखते हैं क्या है. तो हम्बोल्ट ने साउथ अफ्रीका में डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स का पढ़ा होगा माउंटेन्स पे. ठीक है, साउथ अफ्रीका में कौन से माउंटेन्स हैं. दिस, लेट मी जूम इन. दिस इज द मैप ऑफ साउथ अफ्रीका. यहां पे आपको एंडीज मिल जाते हैं. ठीक है, एंडीज आपको मिल जाते हैं कौन सी कोस्ट पे. दिस वन इज, विच कोस्ट इज दिस वन. दिस इज वेस्टर्न कोस्ट. ओके फाइन. तो इन्हीं माउंटेन्स में हम्बोल्ट ने स्टडी किया. ठीक है, तो उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने एक रिलेशनशिप देखी. कौन सी रिलेशनशिप. टेम्परेचर, ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ह्यूमिडिटी मतलब कितना वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, इन तीनों का जो स्पीशीज हैं उसके पैटर्न, उसकी ऑकरेंस के पैटर्न से लिंक है. ठीक है, मतलब किसी प्लेस का टेम्परेचर, एल्टीट्यूड और ह्यूमिडिटी इन्फ्लुएंस करती है स्पीसीज के पैटर्न्स की ऑकरेंस को. ठीक है, तो उन्होंने ये कहां पे स्टडी किया. चिम्बोराजो. ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में. इट्स चिम्बोराजो माउंटेन इन इक्वाडोर. ठीक है, कहां पे, लेट्स सी द लोकेशन. ठीक है, दिस हियर वी कैन सी, दिस इज साउथ अफ्रीका, दिस इज इक्वेटर. ठीक है, यहां पे है चिम्बाराजो. ठीक है, इट्स एन इक्वाडोर. ठीक है, इक्वाडोर कंट्री में है चिम्बाराजो. ठीक है, फाइन, क्लियर है. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि लिंकेजेस होती हैं. फाइन. नाउ व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट अबाउट दिस इज कि जो वर्ल्ड में एक पहले से थ्योरी चल रही है, वर्ल्ड ट्रॉपिकल एरियाज रिसीव मोर एनर्जी फ्रॉम सन. उनको सन से बहुत ज्यादा सनलाइट मिलती है क्योंकि वो डायरेक्ट इंक्लिनेशन पे है. इक्वेटर के पास जो एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेटर. ठीक है, लेट मी जूम इन. दिस इज इक्वेटर. ठीक है, तो इसके 10 डिग्री अबाव इन नॉर्थ, 10 डिग्री डाउन इन साउथ. तो जो ये वाला एरिया है अक्रॉस द लैटिट्यूड. ठीक है, अक्रॉस द लैटिट्यूड. ठीक है, जो ये वाला एरिया है ये ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है. ठीक है, दिस इज ट्रॉपिकल. ऊपर सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, देन फ्रीजिड. ठीक है, इस वाले एरिया में सनलाइट जो है डायरेक्ट पड़ती है. फाइन, एट 90 डिग्री. तो यहां पे सन की एनर्जी मोस्ट है. पूरी अर्थ में जो सबसे ज्यादा सन की एनर्जी मिलती है वो यहां मिलती है. ठीक है, फाइन फाइन. तो ये जो ट्रॉपिकल एरियाज है ना, हियर यहां पे देखिए आप लोग, ट्रॉपिकल एरियाज में सन की डायरेक्ट सनलाइट है. ठीक है, बहुत सारी एनर्जी मिल रही है. तो इसलिए इन एरियाज की प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है प्लांट्स की वो बहुत ज्यादा हाई होती है. ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज. ठीक है, तो इनकी डाइवर्सिटी भी ग्रेट होती है इसी चक्कर में. ठीक है, फाइन. मतलब ये कहना चाह रहा है कि सी दिस वर्ल्ड मैप, ये जो ट्रॉपिक्स वाला पार्ट है इसमें एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी. अब जैसे आप इस एरिया से नॉर्थ जाएंगे ना, वैसे ही सनलाइट कम होगी. ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम होगी और डाइवर्सिटी कम होगी. ठीक है, साउथ में जाएंगे सेम प्रोसेस, डाइवर्सिटी कम होगी क्योंकि एनर्जी कम है. ठीक है, इसलिए आप देखते हैं जो मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रीजन्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, कॉन्गो का रेन फॉरेस्ट, ऑल दीज आर लोकेटेड ऑन ट्रॉपिकल बेल्ट. फाइन, समझ लिया हमने. ये वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड था. ठीक है, बट हम्बोल्ट एनिग्मा का ये कहना है कि अर्थ ट्रॉपिकल एरियाज के अलावा बल्कि उससे ज्यादा बायोडाइवर्स रीजन्स फाइंड होते हैं. कहां पे, माउंटेन्स में. ठीक है, मतलब हम्बोल्ट एनिग्मा क्या है कि वी कैन स्टिल फाइंड मोर डाइवर्स, ठीक है, एरियाज
अदर देन ट्रॉपिकल बेल्ट इन माउंटेनियस रीजन्स, मतलब इन माउंटेन्स, ठीक है, ठीक है, फाइन। हम्बोल्ट एनिग्मा समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, फाइन। अब इंडिया के केस में क्या है कि इंडिया के केस में हम देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी इन इंडिया। इंडिया के केस में क्या है कि बायोडाइवर्सिटी इन आवर ट्रॉपिकल एरियाज, जो कि साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, मतलब लेट्स सी दिस इज इंडिया, ओके फाइन, दिस इज इंडिया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन कर रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स साउथ ऑफ इट, ठीक है, यहां पे कहीं पे ये नीचे इक्वेटर जा रहा होगा 0 डिग्री, फाइन। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, दिस इज मोर क्लोजर टूवर्ड्स इक्वेटर, तो यहां पे बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है भी, जैसा कि हमें मिलता है वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स में हमें बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी मिल जाती है, फाइन, गुड, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है, टूवर्ड्स इक्वेटर, फाइन, हमें अच्छा मिलता है, फाइन, ठीक है, आर्टिकल में सही है, ठीक है। अब लेकिन जो हम्बोल्ट एनिग्मा है वो इंडिया के केस में कहां दिखाई देता है, ईस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है, मतलब ईस्टर्न हिमालयाज इन द सेंस दिस पार्ट, दिस इज ईस्टर्न हिमालयाज, फाइन, दिस इज वेस्टर्न हिमालयाज, फाइन। जो ये ईस्टर्न हिमालयस वाला पार्ट है, यहां पे जो आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर में जो डाइवर्सिटी मिलती है आपको, ठीक है, जो स्पीशीज मिलती है बर्ड्स की, प्लांट्स की, वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है, ठीक है, इक्वेटर से काफी दूर है, ठीक है, फिर भी यहां पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी मिल रही है कि इट कैन आउटस्टैंड, मतलब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नीचे वाले एरिया है ना, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स को भी टक्कर दे सकती है, फाइन, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो इसी एक्सेप्शंस को हमने हम्बोल्ट एनिग्मा कहा। इंडिया के केस में ये हम्बोल्ट एनिग्मा ईस्टर्न हिमालयस में मिलता है, फाइन। अब रीजन क्या है बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा होने का, ठीक है, इन हिमालयन रीजन्स पे या इन माउंटेनियस रीजन्स पे? दो रीजन है, ठीक है, एक तो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू खुद जनरेट हुआ है, ठीक है, माउंटेन, या तो वो टेक्टोनिक प्रोसेस हो सकती है, अपलिफ्ट हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से न्यू हैबिटेट बनते हैं, ठीक है, फाइन, एक तो ये रीजन है, ठीक है। सेकंड रीजन क्या है कि जब स्पीशीज वहां पे आती है ना तो वो क्लाइमेटोलॉजिकली स्टेबल हो जाती हैं, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, थोड़ा टेक्निकल है, नहीं आएगा समझ में, ठीक है, और मैं भी टाइम पास करूं, कोई मतलब नहीं है, एक एग्जांपल से समझो आप, ठीक है। एंडीज का एग्जांपल, ठीक है, एंडीज में सिम्बोराजो है, ठीक है, सिम्बोराजो जिसको स्टडी किया था हम बोलते हैं, ये मोस्ट डाइवर्स प्लेस इन द वर्ल्ड है, ठीक है, तो मोस्ट डाइवर्स प्लेस है, फाइन। तो इसका क्या सीन है कि इफ वी स्टार्ट क्लाइंबिंग, अगर उसके फुटहिल से अगर हम क्लाइंब करना स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, ठीक है, दिस इज एंडीज का एक माउंटेन, ठीक है, इसके फुटहिल से अगर हम क्लाइंब करना स्टार्ट करें तो हम देखेंगे कि यू विल सी डिफरेंट टेम्परेचर एंड रेनफॉल लेवल्स, मतलब जो टेम्परेचर अबाव पे होगा यहां पे इट विल बी कोल्डर बिकॉज एल्टीट्यूड बढ़ गया है, ठीक है, और यहां पे जो मिडिल में टेम्परेचर होगा ये भी अलग होगा, और जो फुटहिल्स पे होगा टेम्परेचर वो भी अलग होगा, तो आपको 3 टेम्परेचर के वेरिएंस मिल जाते हैं विद इन अ सेम माउंटेन, ठीक है, और आपको रेनफॉल का डिफरेंस भी मिल जाता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन से लेके लोअर एलिवेशन में जो अल्पाइन और टुंड्रा बायोम्स हैं वो सारी वैरायटी इसी एक माउंटेन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। कैसे मिल जाएगी? देखो, ट्रॉपिकल के लिए आपको चाहिए कि आपका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो, फाइन, और आपको रेनफॉल भी चाहिए, ठीक है, अबव एवरेज रेनफॉल, ठीक है, फॉर एवरग्रीन। तो आपको यहां पे फुटहिल्स पे टेम्परेचर भी थोड़ा हाई मिल जाएगा इन कंपैरिजन टू पीक, ठीक है, आपको रेनफॉल भी ज्यादा मिल जाएगी, तो आपको यहां पे एवरग्रीन मिल जाएगा, ठीक है। मिडिल में डेसिडियस मिल जाएगा जिसकी कंडीशंस बहुत ही मिडिल पार्ट में रहती है, मतलब मिडिल टाइप का टेम्परेचर चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल इट शुड बी बिटवीन 15 to 21, फाइन, और मिडिल में रेनफॉल मतलब नॉट लेस नॉट वेरी हाई, फाइन, मिडिल में मतलब 100 सेंटीमीटर समथिंग 70 to 100, फाइन। और जो आपको हायर रीजन है, ठीक है, मिडिल के बाद जो हायर रीजन ऑफ माउंटेन्स है वहां पे आपको टुंड्रा मिलेगा, दिस वन, ठीक है, टुंड्रा इसलिए मिलेगा क्योंकि वहां पे कोल्ड है, इट्स टेम्परेचर इज इन -10 -5 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे आपको टुंड्रा वेजिटेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यू विल सी दिस लेवल ऑफ वेरिएशन विद इन अ सेम माउंटेन, फाइन, दिस इज अगेन वेरी डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी, फाइन। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही है, ठीक है, आप समझ गए व्हाट इज हम्बोल्ट एनिग्मा, ठीक है, फाइन, ठीक है। इंडिया के केस में हम्बोल्ट एनिग्मा हमें कहां मिलने को मिलता है, ईस्टर्न हिमालयस में, फाइन। तो बेसिकली इसकी वीडियो थी जो मैंने प्ले कर दी थी स्टार्टिंग में ही, इस आर्टिकल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, फाइन, ओके। स्टोरी आप खुद ही क्रिएट कर लोगे आर्टिकल की, क्या स्टोरी है? हम्बोल्ट नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने जो एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड है कि ट्रॉपिकल रीजन में ही बायोडाइवर्सिटी हाई मिलेगी, उसने इसको चैलेंज किया। उसने बताया कि माउंटेन रीजन्स में जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं उससे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें मिल जाती है, ठीक है। उसने एग्जांपल दिया एंडीज का जो कि साउथ अमेरिका में है, ठीक है। तो इसी को हम्बोल्ट एनिग्मा कहते हैं, इसी को एक्सेप्शंस को हम्बोल्ट एनिग्मा कहते हैं। और इंडिया के केस में व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया? इंडिया के केस में जो ये हम्बोल्ट एनिग्मा है ये हमारा ईस्टर्न हिमालयस में है, फाइन। और गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम चला रही है इन ईस्टर्न हिमालयस को कंजर्व करने में, नेशनल मिशन इन हिमालयन स्टडीज, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी इन हिमालय वेलबींग, ये आप खुद ही देख लेना, फाइन। आर्टिकल क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना आर्टिकल, फाइन। तो लेट्स स्विच ऑन टू टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, फाइन, लेट्स कम बैक टू टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो देखते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में क्या बताया गया है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, फाइन, दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आज 2 आर्टिकल है,
ये साइमल्टेनियस इलेक्शन इतना बड़ा वर्ड जो कंफ्यूजिंग, कोई याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बस एक नाम से याद रखो, वन नेशन, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन, फाइन। मतलब एक ही टाइम पे लोकसभा, एक ही टाइम पे सारी स्टेट असेंबलीज और एक ही टाइम पे सारी लोकल बॉडीज के आप इलेक्शन करवा लो, बार बार मत करवाओ, ठीक है। मतलब एक ही टाइम पे सारे इलेक्शन हो जाने चाहिए, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल इस बारे में है, ठीक है। तो आर्टिकल का जो कॉन्टेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कि जो हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जिसने कहा था कि ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है ना, वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो कि कितना अप्लाई हो सकता है इंडिया पे, ठीक है। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा आर्टिकल डिस्कस हुआ है, ठीक है। अब इस आर्टिकल में क्या है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला है उसका बैकग्राउंड क्या है, देखो 1952, 1957, 62, 67, ठीक है, इन सभी में, ठीक है, इन सभी ईयर्स में हमारा वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ था। मतलब स्टेट और लोकसभा के साइमल्टेनियस इलेक्शन थे, एक ही साथ इलेक्शन थे। लेकिन ये इलेक्शन का पैटर्न बिगड़ा कैसे, देखो बिगड़ता कैसे ये, जब लोकसभा आपकी प्री मैच्योरली डिसॉल्व हो जाए, मतलब किसी ने कोलिजन से गवर्नमेंट बनाई, किसी दूसरी पार्टी ने उससे कहा कि हम आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जैसा कि अभी बीजेपी की सपोर्ट से नीतीश ने गवर्नमेंट बनाई कोलिशन तोड़ के, बिल्कुल वैसा ही सीन हुआ। तो क्या करना पड़ेगा, हमें लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो स्टेट की थी उसमें भी सेम केस हुआ। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि मिसमैच हो गया इन दोनों की टाइमिंग में, ठीक है, स्टेट और लोकसभा के इलेक्शंस में मिसमैच हो गया और वो कंटिन्यू रहा, ठीक है। लेकिन अभी भी 2019 में 4 स्टेट ऐसे हैं जिनका लोकसभा इलेक्शन के साथ ही स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है, ठीक है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन इन कमेंट्स वो कौन से 4 स्टेट्स हैं जिनके इलेक्शंस लोकसभा के साथ ही होते हैं, फाइन। अब ये केस क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन का, इसमें देखो इस केस में 4 चीजें स्टेक पे हैं, मतलब 4 चीजें कंसीडर करनी है हमें, कॉस्ट कंसीडर करनी है हमें, गवर्नेंस कंसीडर करनी है हमें, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और सोशल कोहेशन, ठीक है। ये 4 चीजें हमें कंसीडर करनी है, फाइन फाइन, ये 4 चीजें देखनी है हम लोगों को। पहले कॉस्ट देख लेते हैं। लोकसभा इलेक्शन का खर्च जो है वो 4000 करोड़ आता है, ठीक है, और साइमल्टेनियस इलेक्शन जो स्टेट्स में होते हैं उनका भी खर्च आता है, ठीक है, फाइन। तो ये कहा गया है कि अगर ये सारे इलेक्शंस एक साथ हो जाएंगे तो कॉस्ट बच जाएगी थोड़ी, ठीक है, कॉस्ट के मामले में इतना ही है, ठीक है। अब गवर्नेंस के मामले में क्या है, सेकेंडली इन केस ऑफ गवर्नेंस क्या है कि जो 5 से 6 स्टेट हैं उनके इलेक्शंस हर साल होते हैं, जो 5 से 6 स्टेट है ना उनके इलेक्शंस हर साल होते हैं, और इलेक्शंस में पार्टी बिजी हो जाती है, ठीक है, उनके मिनिस्टर्स बिजी हो जाते हैं कैंपेनिंग में, ठीक है, जो कि पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस के लिए हिंडरेंस है। मतलब वो पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन कैंपेन में ही बिजी रहते हैं, और हर साल 5 से 6 स्टेट्स के होते हैं इलेक्शन, तो दे आर मोर और लेस नेवर फ्री फॉर देयर ड्यूटी एज अ मिनिस्टर, फाइन। दूसरा जो गवर्नेंस में प्रॉब्लम आता है वो ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, जो कि इलेक्शन कमीशन लगाता है जब उसको इलेक्शन करवाने होते हैं। तो ये 40 से 60 दिन के बीच चलता है, ठीक है। अगर हर साल आप इलेक्शन करवाओगे किसी ना किसी स्टेट में तो हर साल 40 या 60 दिन रहेगा। अगर 5 साल में 5 इलेक्शन हुए तो 60 × 5, ठीक है, 300 डेज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या तो किसी एक स्टेट में या 5-6 स्टेट में लगा रहेगा। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लगा होता है ना तो आप न्यू स्कीम्स या प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं कर सकते, वो चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, फाइन। तो ये एक गवर्नेंस हिंड्रेंस है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में क्या दिक्कत है कि डिस्ट्रिक्ट में जब इलेक्शन होते हैं ना तो डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का जो एसडीएम है, ब्यूरोक्रेसी जो है ना, और जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे टीचर्स है गवर्नमेंट, उनको सभी को, ठीक है, सबको इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया जाता है, ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया जाता है, मूवमेंट्स होता है ट्रूप्स का एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में, ठीक है। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज टू गो स्विच ऑन देयर डोमेन फंक्शन। मतलब टीचर का जो डोमेन फंक्शन है टीचिंग का, उसको क्या करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है जाके कि अगर आपका वोटर आईडी वैलिड है कि नहीं है, न्यू जो एंट्रीज हैं, मतलब सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बहुत बिजी हो जाती है इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। जो लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है सोशल कोहेजन से रिलेटेड, वो ये है कि अगर बार बार इलेक्शन करवाओगे तो बार बार स्टेट और नेशनल पार्टीज डिवाइड इन रूल, ठीक है, रिलीजन एज एजेंडा इन इलेक्शन, कास्ट एज एजेंडा इन इलेक्शन, उन सबको यूज करेंगी। और ये बार बार यूज होने से ना हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। या तो कास्ट के बेसिस पे वायलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी या रिलीजन के बेसिस पे। तो इसकी जगह क्या करते हैं, आप 5 साल में एक ही बार करवा लो पूरे इंडिया में, 5 साल में एक ही बार एजेंडा क्रिएट कर लो अपना कास्ट का, रिलीजन का, ठीक है। बार बार क्रिएट करने से तब भी बचेंगे ना, ठीक है। ये सारे हमने देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि चैलेंजेस क्या इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये तो सारे हमने देख लिए कि कॉस्ट, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल कोहेजन से क्या रिलेटेड, क्या पर्सपेक्टिव प्रोड्यूस कर रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, वी हैव टू सी कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन्वॉल्व इन इंप्लीमेंटिंग वन नेशन वन इलेक्शन। कौन से चैलेंजेस इन्वॉल्व है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है, फेडरल कंट्री है हमारी, ठीक है, फेडरलिज्म पे इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है, फेडरलिज्म पे ऐसे इंपैक्ट पड़ेगा कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट हुए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के, तो जो नेशनल पार्टीज हैं, बीजेपी फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो नेशनल इश्यूज डिस्कस करेगी, ठीक है। और जो रीजनल पार्टीज हैं लाइक केजरीवाल की आम आदमी पार्टी,
वो अपने रीजनल इश्यूज उठाएंगे। बट जब नेशनल पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है तो उसके नेशनल इश्यूज में वो रीजनल इश्यूज ओवरशैडो हो जाएंगे, मतलब वो ढक जाएंगे नेशनल इश्यूज की आड़ में, वो रीजनल इश्यूज इतना अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये फेडरल स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है? और ये प्रॉब्लम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए काफी सारी, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस को करवाने में काफी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लानी पड़ेंगी, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्यों लानी पड़ेंगी? क्योंकि जो पहले जो मिसमैच हुआ है ना दोनों की टाइमिंग में, लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, वो हुआ है कोलिजन इन पावर, ठीक है। जो कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जब उनकी मेजॉरिटी लूज कर लेता है ना कोई अपनी पार्टी का, जब कोई वो क्या कहते हैं सपोर्ट वापस ले लेता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो कोलिशन है वो गिर जाती है, ठीक है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, स्टेट असेंबली हो या लोकसभा हो, ठीक है। फिर अगर मेजॉरिटी आपने प्रूव कर दी तो फाइन, नहीं तो वापस से इलेक्शन होगा, ठीक है। यही प्रेसिडेंट्स रूल में, ठीक है, 356 आर्टिकल जो प्रेसिडेंट रूल लगाता है उसमें भी यही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट मशीनरी नहीं चल रही है तो प्रेसिडेंट उसकी गवर्नमेंट और उसकी असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, फाइन। तो इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको सबको अमेंड करना पड़ेगा। और कौन कौन से आर्टिकल्स में अमेंडमेंट लानी पड़ेगी? आर्टिकल 83, 85, 172, 174, ठीक है। आई वांट यू कि आप सभी लोग इन आर्टिकल्स को आज अपने लक्ष्मीकांत या कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी आपके पास पीडीएफ है कॉन्स्टिट्यूशन की, उनमें आप इनको पढ़े जाके, फाइन। 83, 85, 172, 174। अब जो वेरियस बॉडीज, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन को डिस्कस करने के लिए बनाई गई थी, उसमें से एक लॉ कमीशन है, उनकी क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है। लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन 2018 में उसने रिपोर्ट सबमिट की थी। उसके कुछ रिकमेंडेशन ये थे कि एक काम करो आप, इलेक्शन जो लोकसभा के हैं और हाफ ऑफ द स्टेट्स, मतलब इलेक्शन लोकसभा के और आधे स्टेट्स के आप एक बार में करवा लो, ठीक है, इन वन साइकिल सबको क्लब करके। और दूसरे जो स्टेट्स हैं उनके असेंबली इलेक्शंस आप दूसरे साइकिल में करवा लो 2.5 साल के बाद, मतलब 2.5 ईयर्स। आफ्टर 2.5 ईयर्स आप दूसरा साइकिल बना लो जिसमें आप बचे हुए स्टेट्स का इलेक्शन करवा लो, फाइन, 2 साइकिल्स में इलेक्शन करवा लो, ठीक है। और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, सेकंड उसका रिकमेंडेशन ये था कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ ही आना चाहिए, ये मैंडेटरी कर दो आप। अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है तो उसको ये मैंडेटरी कर दो कि आपको नो कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंस मोशन भी लाना है। मतलब अगर आपने गवर्नमेंट में अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है, यू वांट गवर्नमेंट टू स्टेप डाउन, तो आप अपना कॉन्फिडेंस मोशन भी लगाओ जिसमें यू वांट कि गवर्नमेंट हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वी हैव द पोटेंशियल टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट, ठीक है, मैंडेटरी कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो मिसमैच है ना वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप नो कॉन्फिडेंस से आपने गवर्नमेंट गिराई, ठीक है, खुद मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए तो हमें वापस इलेक्शन करवाने पड़ गए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा ना। आप वापस से आइए, कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, अपना मैंडेटरी है, ठीक है, आप गवर्नमेंट बना लीजिए, फाइन फाइन फाइन। और जो थर्ड रिकमेंडेशन है सी, यहाँ पे देखिए आप, ये जो बाई इलेक्शंस हैं, बाई इलेक्शंस क्या होते हैं कि मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में एमएलए मतलब जो विधायक जी हैं उनकी डेथ हो गई, ठीक है, और उनके टर्म के अभी 3 साल बचे हुए थे, ठीक है, तो इनका 6 महीने में बाई इलेक्शन करवाना पड़ेगा क्योंकि इनकी सीट वेकेंट हो गई ड्यू टू डेथ, या मान लो उन्होंने रिजाइन कर दिया, या मान लो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया उनका ड्यू टू उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया ड्यू टू एंटी डिफेक्शन लॉ, फाइन। तो इन सभी बाई इलेक्शंस को, जितने भी स्टेट में ये बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, उनको सबको आप क्लब करके एक बार 1 साल में, सिर्फ एक ही बार सारे को क्लब करके एक ही बार में करवा दो, फाइन। ये तीसरी रिकमेंडेशन थी। अब जो बाकी की कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, ठीक है, उनका क्या सिनेरियो है, व्हाट आर द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस इन अदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज। तो बाकी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाइक साउथ अफ्रीका, स्वीडन, जर्मनी, इनमें क्या है कि इनमें भी वन नेशन वन इलेक्शन वाला मतलब साइमल्टेनियसली स्टेट और सेंट्रल इलेक्शन इनके यहां भी हो रहे हैं, ठीक है, बस इतना ही था इसमें, फाइन, एक ही साथ इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब इसका आइडियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? राइटर ने, जो एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, उन्होंने बताया है कि ठीक है आप इसकी लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन मान लो, ठीक है, सेकंड वाली और थर्ड वाली, जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है ना, ये 2 राउंड में जो आप इलेक्शन करवाने की बोल रहे थे, आप इसको थोड़ा चेंज कर लो। क्या चेंज करना है कि जो लोकसभा इलेक्शन है उसको एक साइकिल में करवा दो, ठीक है, बाकी सारी असेंबली इलेक्शंस दूसरे साइकिल में करवा दो 2.5 ईयर में, ठीक है। मतलब लोकसभा इलेक्शंस आपने 2024 में करवा दिए, ठीक है, ठीक है। अब दूसरे साइकिल में, ठीक है, बाकी जो स्टेट इलेक्शंस हैं सारे के सारे स्टेट्स के, वो आप दूसरे साइकिल जो 2.5 ईयर्स मतलब 2.5 साल के बाद जो होगा ना, उसमें आप सारे इलेक्शंस करवा दो, फाइन, ये फॉलो कर लो आप। तो दिस इज द होल आर्टिकल, ठीक है। इस आर्टिकल की स्टोरी क्या बनेगी? इस आर्टिकल की स्टोरी बनेगी, आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, वन नेशन वन इलेक्शन फॉर्मूला आपको मिला, ठीक है, मतलब लोकसभा और सारी स्टेट असेंबली के इलेक्शन हमें एक साथ करवाने हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। स्टोरी क्या है इस आर्टिकल की? एक कमेटी फॉर्म हुई थी हाई लेवल जिसमें रामनाथ कोविंद जी अपने लीड कर रहे थे, ठीक है। उसका कॉन्टेक्स्ट, उसी बेसिस पे हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है, यहां पे देखो, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी हमें, कॉस्ट की थी, ठीक है, गवर्नेंस की थी, ठीक है, और हमें सोशल कोहेजन की थी, फाइन, और हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की थी, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स थी, फाइन। और उसी के बेसिस पे लॉ कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, ठीक है, वो 3 रिकमेंडेशंस थी, फाइन।
और हिस्ट्री में 1952, 57 और 62 और 67, इन सभी ईयर्स में हम पहले ये कर चुके हैं. तो इट इज पॉसिबल, वी कैन डू इट अगेन. फाइन, ये आर्टिकल कवर हो गया. फाइन, नाउ लेट्स मूव टू टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का सेकंड आर्टिकल विच इज अबाउट ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज, लिथियम आयन. फाइन, इस पर एक वीडियो बनाई है, 3 मिनट की है, जो लिथियम आयन बैटरी है उनका वर्किंग एक्सप्लेन करती है. ठीक है, क्या इंडिया में प्रोविजंस चल रहे हैं, ठीक है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, वो सारा कवर करती है. ठीक है, वो वीडियो सारा कवर करती है. ठीक है, बट ब्रीफली मैं इस आर्टिकल को कवर कर देता हूँ फिर भी आप लोगों के लिए. Did you know that the sales of electric vehicles in India recorded a 50% growth last year? While the actual numbers may still be small, accounting for just 6% of vehicles registered in 2023, the industry is revving up for an electrifying ride ahead. The Indian EV market is projected to accelerate to a staggering $100 billion by 2030. But what's driving this surge? The answer lies in the heart of every electric vehicle: its battery. This vital component, often a lithium-ion variant, forms a significant 40% of the vehicle's cost. The heart of an EV is its battery, accounting for 40% of the vehicle cost, and the most common type is the lithium-ion battery. So, what exactly is a lithium-ion battery and how does it work? Let's dive in. At its core, a lithium-ion battery is composed of 2 electrodes, an anode and a cathode, separated by a liquid electrolyte. These lithium atoms in the anode are ready to give up their electrons, which travel to the cathode via an external wire. This flow of electrons provides the current that powers the electric vehicle's motor. At the same time, the lithium ions, now positively charged from the loss of an electron, navigate through the electrolyte to reach the cathode. During charging, this process is flipped, forcing the lithium ions to move back through the electrolyte to the anode. Lithium-ion batteries are the material of choice for EV batteries due to their lightweight, efficiency, and high energy storage capacity. But they're not perfect. Their energy density, while impressive compared to previous battery technologies, doesn't hold a candle to petrol. Batteries still take a while to charge, and there's room for improvement in affordability and longevity. Lithium-ion batteries are lightweight, efficient, and capable of storing large amounts of energy, but they are not without their shortcomings. While lithium-ion batteries have revolutionized the EV industry, there is still room for improvement. The energy density, while impressive, pales in comparison to traditional petrol. They also require significant time to charge, a far cry from the few minutes it takes to fill a petrol tank. And let's not forget the cost, with batteries accounting for 40% of an EV's total price. The lifespan of these batteries is another concern, as is the environmental impact of mining lithium and other materials like cobalt and nickel. So, how are we tackling these challenges? 3 main approaches are being explored. One focuses on improving the basic structure of the lithium-ion battery. By tweaking the electrodes, we can make them lighter, capable of storing more lithium and more efficient at transferring lithium ions. This could result in higher voltages, faster charging times, and the use of cheaper, non-toxic, readily available materials. The second approach involves using advanced sensing and control infrastructure. By monitoring parameters like internal temperature, voltage, and current, we can modulate the charging process to improve safety, extend battery life, and hasten charging times. The third approach explores entirely new battery technologies, pushing the boundaries of our current understanding and capabilities. As we continue to innovate and improve, the future of EVs and their batteries looks bright, promising a more sustainable and efficient mode of transport. देखो आर्टिकल में क्या है, जो लास्ट ईयर था ना 2022 के कंपैरिजन में जो 2023 था, उसमें 50% ज्यादा ग्रोथ हुई है किसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल में इंडिया में. फाइन, डाटा मिला आपको. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो ईवी व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनके हार्ट में क्या आता है, बैटरीज. मतलब 40% जो व्हीकल की कॉस्ट है वो बैटरी से ही आती है. मतलब बैटरी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का. फाइन, अब इसमें कौन सी बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी. ठीक है, लिथियम आयन बैटरी, 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, एनोड कैथोड, सेपरेटेड बाय लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट. इसकी मैं वर्किंग थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ऑल्दो वीडियो में एक्सप्लेन्ड है. ठीक है, फाइन, लेट्स सी. दिस इज लिथियम आयन बैटरी. फाइन, दिस इज लिथियम आयन बैटरी. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, ये एनोड पार्ट है. ठीक है, दिस इज एनोड विच इज नेगेटिवली चार्ज.
दिस इज कैथोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, यहाँ पे एक सेपरेटर लगा हुआ है और बीच में होता है इलेक्ट्रोलाइट जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसमें लिथियम चार्जेस होते हैं। ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट में। फाइन, ठीक है, जब आप इस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। फाइन, दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा फ्लो। फाइन, ठीक है, और जब ये सारा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ जाएगा ना, व्हेन दिस पार्ट विल बिकम लोडेड विथ पॉजिटिवली चार्ज लिथियम आयन इलेक्ट्रॉन्स, उस टाइम पे हम बोलेंगे कि बैटरी फुली चार्ज हो गई है। फाइन, चार्जिंग में बस इतना ध्यान रखना है कि चार्जिंग में पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। फाइन, ठीक है, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, जब आप उसको लोड देते हैं, फाइन, तो क्या होता है, जब आप लोड देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो आपने चार्ज करके इस पे पॉजिटिवली चार्ज करके इलेक्ट्रॉन आपने जो लोड किए थे ना, यही इलेक्ट्रॉन अनलोड होना स्टार्ट हो जाते हैं। फाइन, ये वापस अपनी जगह पॉजिटिवली चार्ज कैथोड पे पहुंच जाते हैं। फाइन, एंड इट इज नॉट डन थ्रू दिस वायर। फाइन, दिस इज डन थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है ना, दिस अनलोडिंग स्टार्ट्स। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। फाइन, तो जब ये टोटली पूरे अनलोड हो जाएंगे ना, तब तक ही आपकी कार चलेगी। जब ये पूरा अनलोड हो गया ना, फिर से आपको वापस से चार्ज करना पड़ेगा, फिर से आपको इसको एनोड को लोड करना पड़ेगा पॉजिटिवली चार्ज से। ठीक है, कैसे, चार्जर से। ठीक है, फाइन, और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक ये जो लिक्विड वाला इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है ना, जब तक ये ड्राई अप नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसकी क्वांटिटी रिड्यूस होती रहती है, जब ये ड्राई हो जाएगा तो बैटरी डेड हो जाएगी। फाइन, ये वर्किंग थी ईवी की। ठीक है, हमने देख लिया ईवी की वर्किंग, हमने देखी। फाइन, अब देखते हैं हम प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, ये सारी ईवी की वर्किंग ही थी। ठीक है, दिस होल पार्ट। ठीक है, अब लिथियम को ही यूज क्यों करते हैं हम बैटरी के लिए, क्योंकि ये लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है। फाइन, लाइट है। ठीक है, इजिली अवेलेबल है। फाइन, स्मॉलर बैटरीज बन जाती हैं इससे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बैटरीज बहुत स्लो है चार्जिंग में। अगर आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने जा रहे हो, मुश्किल से लेगा तो 30 सेकंड फुल टंकी। ठीक है, बैटरी चार्ज कर रहे हैं अपन 3-4 घंटे ले रही है। फाइन, तो ये मेजर ड्रॉबैक है, तो इसको इंप्रूव करना है। ठीक है, अब कैसे इंप्रूव करेंगे, देखो जो बेसिक स्ट्रक्चर है लिथियम आयन बैटरी का वो तो सेम रहने दो। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, दीज इलेक्ट्रोड्स, दीज एनोड एंड कैथोड, एनोड नेगेटिवली, कैथोड पॉजिटिवली। ठीक है, इनमें आप स्लाइट चेंजेस कर दो, मतलब इनको थोड़ा इनका वजन कम कर दो। ठीक है, और इन पे बहुत ज्यादा लिथियम का स्टोर कर दो। ठीक है, इनको वजन कम कर दो ताकि बैटरी का वजन कम हो सके। फाइन, और लिथियम लोड इतना कर दो कि हायर वोल्टेज और फास्टर चार्जिंग मिल सके इसे। ठीक है, ठीक है, चीप, नॉन टॉक्सिक और इजीली तो अवेलेबल है। ठीक है, टेस्ला यूज करता है इन टेक्नोलॉजीज का। फाइन, विच इज एक्सप्लेन्ड इन वीडियो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं मुझे वापस से बताने की। फाइन, अब जो प्रॉब्लम आ रही थी, लेट्स डिस्कस 2 मिनट में। जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि ओला के कुछ स्कूटीज आपने सुना होगा जिनमें आग लग गई थी, जिनमें ईवी बैटरीज में आग लगी, ब्लास्ट भी हुए, ऐसे कई सारे केसेस आए थे। ठीक है, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए इस बैटरी के आसपास एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिससे आपकी बैटरी की सेफ्टी इंक्रीज हो सके। मतलब इस बैटरी, इसके बैटरी के आसपास आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर सेंसर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर्स जो कि इंस्टॉल किए जा सकें। फाइन, टेम्परेचर सेंसर्स जो कि इंस्टॉल किए जा सकें, जो डेंजरस कंडीशंस को डिटेक्ट करें और बैटरी को ऑटोमेटिकली शट डाउन कर दें। ठीक है, बैटरी को ऑटोमेटिकली शट डाउन कर दें ताकि बैटरी आग ना पकड़ सके। फाइन, क्लियर है, टेम्परेचर सेंसर लगवा दो। ठीक है, ठीक है, और एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी क्रिएट कर दो जिसमें सेंसर्स हों जो कि पैरामीटर लाइक टेम्परेचर, वोल्टेज और करंट को नापें, उसी हिसाब से बैटरी को ऑन या ऑफ ऑटोमेटिकली करते रहें ताकि कोई भी हादसा ना हो। फाइन, ठीक है, अब अच्छा जो शिफ्ट हो रहा है लिथियम आयन बैटरीज में, जो एक चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं टेक्नोलॉजिकली, वो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट जो हम पहले लिक्विड यूज करते थे, अब उसकी जगह सॉलिड स्टेट लिथियम आयन बैटरीज आ गई हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉलिड हो गया है। फाइन, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड हो गया है और हीट रेजिस्टेंट भी हो गया है। फाइन, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे देखिए आप लोग। ठीक है, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फाइन, बस इतना ही था इस आर्टिकल में। ठीक है, रेस्ट इज आई हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो। फाइन, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ईबी स्टोरी आपको पता है। स्टोरी क्या है, 2023 में 50% लिथियम आयन बैटरी वाले इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं उनकी सेल में ग्रोथ हुई। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी का स्ट्रक्चर क्या है, एनोड कैथोड। चार्जिंग के टाइम पे एनोड पे लोडिंग हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और डिस्चार्जिंग के टाइम पे एनोड से वो अनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है। फाइन,
बैटरी को इंप्रूव कैसे करना है? इंप्रूव ऐसे करना है कि आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक क्रिएट करिए उस बैटरी के आसपास, जिसमें टेम्परेचर सेंसर्स हों जो कि फायर प्रिवेंट कर सकें, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो जो वोल्टेज, ठीक है, करंट को मेजर करें और बैटरी ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करता रहे। फाइन। एक नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है कि जो, ठीक है, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट से रिप्लेस कर दिया लिक्विड वाले को। फाइन, क्लियर। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेट्स कम टू ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन कर लेते हैं, ठीक है। ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो मतलब व्हाट शुड आई से, दिस आर्टिकल इज नाइस बट ये किसी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी ने लिखा है। दिस आई वॉन्ट टू टेल यू, ही इज इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल का पार्ट है ये, जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है। फाइन। तो नेक्स्ट आर्टिकल ऑन ओपिनियन टॉक्स अबाउट अर्ली न्यूट्रिशन इंपैक्ट्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब बच्चे की मानसिक, ठीक है, जो विकास है उस पर पोषण जो है, न्यूट्रिशन, वो कैसे इंपैक्ट डालता है। फाइन, ठीक है, अर्ली न्यूट्रिशन इंपैक्ट कैसे डालता है। फाइन। तो इन्होंने एक रिसेंट स्टडी थी जो वर्ल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, नाम से थी। उसमें क्या हुआ कि कॉग्निटिव स्किल्स को स्टडी किया गया। कॉग्निटिव स्किल्स कौन से थे? वर्किंग मेमोरी, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, और लर्निंग कैपेबिलिटीज, इनको एग्जामिन किया। फाइन, ठीक है। जब इनको एग्जामिन किया, कहाँ पे? इथोपिया और पेरू में, ठीक है, 5 साल के बच्चों में, तो इनको मिला कि जो बच्चे माल नरिश्ड थे, जिनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, उनकी जो ये लर्निंग कैपेसिटी है, मेमोरी है, वो वीक थी, ठीक है। वी कुड फाइंड अ निगेटिव ट्रेंड, ठीक है। कौन सा ट्रेंड? निगेटिव ट्रेंड, ठीक है, निगेटिव ट्रेंड रिलेटेड टू दीज कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो हमें समझ आ गया, बस इतना ही है इस पार्ट में, जो इस वाले आर्टिकल के इस वाले कॉलम में, बस इतना ही है कि न्यूट्रिशन से कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपैक्ट पड़ता है। अब इसको इंडिया डील करने के लिए क्या कर रहा है? इंडिया कर रहा है, 2 स्कीम्स हैं, एक तो पोषण अभियान है और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। कौन सी 2 स्कीम है? पोषण अभियान और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। अब ये स्कीम्स को देख लेते हैं, कौन सी स्कीम से। पहली है पोषण अभियान, ठीक है। पोषण अभियान क्या है? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, 2018 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। फाइन। इसकी एम क्या है? स्टंटिंग को रिड्यूस करना, अंडर न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना, अनीमिया मतलब आयरन की कमी को रिड्यूस करना, यंग चिल्ड्रन, वुमेन और एडोलेसेंट गर्ल्स में, ठीक है। पहला एम क्लियर है, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड एम? सेकंड एम इज, ठीक है, सेकंड एम क्या है कि जो मिशन का टारगेट है वो क्या है? स्टंटिंग को ब्रिंग डाउन करना, ठीक है, टू ब्रिंग डाउन स्टंटिंग अमंग एज ग्रुप 6, ठीक है, 0 to 6 ईयर्स के बीच जो बच्चे हैं उनको 38% से 25% पे स्टंटिंग का काउंट लाना है 2022 तक, ठीक है। 2022 तो निकल गया, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, आई डोंट नो, आई हैवंट अपडेटेड इट फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा आया था उससे मैंने अपडेट नहीं किया। ओके, विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फाइन। तो पोषण अभियान एम्स टू इंश्योर सर्विस डिलीवरी इंटरवेंशन बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, बिहेवियरल चेंज भी लाएंगे हम। फाइन, ठीक है। अंडर अभियान स्वास्थ्य भारत प्रेरक्स, मतलब इनको जो ये वॉलंटियर्स इनको डिप्लॉय किया जाएगा इस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फाइन, बाकी सब क्लियर है, ठीक है। मेजर प्रोविजंस यही थे। फाइन। अब जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है उसका क्या सीन है? वो एक अम्ब्रेला स्कीम है। फाइन, मतलब अम्ब्रेला स्कीम का मतलब होता है कि उसके अंदर कई सारी सब स्कीम्स आती हैं, ठीक है। जैसे अम्ब्रेला के अंदर 2-3 लोग आ सकते हैं ना, वैसे उसके अंदर काफ़ी सारी स्कीम्स आती हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, स्पॉन्सर्ड है, मतलब कुछ हिस्सा गवर्नमेंट देगी सेंट्रल, कुछ स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है, 1975 में लॉन्च हुई थी बट स्टिल रेलेवेंट, ठीक है। तो इसका जो मेजर प्रोविजंस हैं या मेजर किन बेनिफिशियरीज को ये डील करती है? ये 0 to 6 ईयर्स वाले जो चाइल्ड हैं और जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो इसके मेजर बेनिफिशियरीज हैं। और बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड होता है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री, प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ चेकअप्स और वैक्सीन्स, मतलब इम्यूनाइजेशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। जो दूसरी स्कीम्स हैं वो कौन सी स्कीम्स हैं? जो ICDS के अंडर है, आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम, ठीक है। आंगनवाड़ी में क्या है कि यूनिक गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो अर्ली चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेनिफिशियरीज अंडर द स्कीम आर चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 0 to 6, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स, सेम बेनिफिशियरीज हैं, ठीक है, आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम के, ठीक है। ये 6 सर्विसेज प्रोवाइड करता है आंगनवाड़ी वाला: न्यूट्रिशन, प्री स्कूल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, ठीक है, और रेफरल सर्विसेज, मतलब ये सारी न्यूट्रिशन और एजुकेशन से रिलेटेड है और हेल्थ चेकअप से भी रिलेटेड है। फाइन, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, दिस क्वेश्चन केम इन 2000 आई थिंक 23 प्रीलिम्स। फाइन,
दिस इज द सेम क्वेश्चन विच केम इन 2023 प्रीलिम्स। फाइन, अब स्कीम्स के इसके प्रोविजंस क्या है? कैश इंसेंटिव मिलेगा 5,000 रुपए का 3 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है, किनको? प्रेग्नेंट वुमेन को और लैक्टेटिंग मदर्स को, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के फॉर्म में। फाइन, क्लियर है? बस इतना याद रखना है। नेशनल क्रच स्कीम, क्रच क्या होता है यार? जो मदर्स वर्क करने जाती है ना किसी फैक्ट्री साइट पे, ठीक है, उनके बच्चे अगर छोटे हैं, दे नीड देयर मदर्स केयर, बट वो तो वर्क करने जाएंगे क्योंकि उनका लाइवलीहुड उस पर डिपेंडेंट है, उनकी रोजी रोटी उसी पे डिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि फैक्ट्री के अगल बगल या जो भी है स्कूल है जहां पे भी काम कर रही हैं उसके अगल बगल एक क्रच फैसिलिटी होनी चाहिए जहां पे ये महिलाएं जाके बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर सकें, ठीक है, उनकी टेक केयर कर सकें और वर्क भी कर सकें, ठीक है, उनको क्रच बोलते हैं। ठीक है, क्रच स्कीम क्या है कि डे केयर फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन, ठीक है, 6 months to 6 years फॉर वर्किंग वुमेन, ठीक है, और 7.5 hours अ डे फॉर 26 months। मतलब फैसिलिटीज ये जो है ना ये प्रोवाइड करवा जाती हैं 7.5 hours के लिए एक दिन में फॉर 26 days इन अ मंथ, ठीक है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, चाइल्ड केयर, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्लीपिंग फैसिलिटीज, फाइन, ऑल द सेम। अब जो एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए स्कीम है वो क्या है कि जो स्कूल गर्ल्स हैं एज ग्रुप 11 to 14 में, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, उनको होम स्किल्स सिखाने हैं, उनको लाइफ स्किल्स सिखाने हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन, नॉन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स भी इंक्लूडेड है इसमें, आयरन एंड फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स देने हैं ताकि उनके अंदर से अनीमिया खत्म हो जाए, ठीक है। हेल्थ चेकअप करवाना है उनका रेगुलर, ठीक है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, स्किल प्रोवाइड करनी है, बस मेजर यही है इसमें। फिर जो नेक्स्ट स्कीम इसके अंडर है वो है चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कॉन्ट्रीब्यूट टू इंप्रूवमेंट एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के इंप्रूवमेंट और वेलबींग के लिए कंट्रीब्यूट करेगी ये स्कीम, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बस डाल दिया, आपको याद रह जाए कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है उसके अंडर कौन कौन सी स्कीम है, ठीक है। पोषण अभियान भी उसी के अंडर है, फाइन, आपको ध्यान रखना है जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, फाइन। बस इस आर्टिकल में इतना ही था, ठीक है, और ये मैंने स्कीम्स डिस्कस कर ली हैं। और जो एक चीज़ बताई थी राइटर ने वो ये बताई थी कि बच्चों को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। कब? जब बच्चा 0 से लेके, जैसे पैदा से लेके 6 महीने तक की जो एज है उस तक, जब बच्चे 6 महीने के जब तक होता है ना तब तक ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप 2 साल तक भी कर सकते हो उसको, ठीक है। फाइन 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 फाइन, दिस इज वन। एंड डिगी यात्रा, नो इट्स गिवन द डाटा, कितने लोग डिगी यात्रा यूज कर रहे हैं, फाइन, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं। नीतीश कुमार जी का पॉलिटिक्स का है ये कॉलम, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड है, नॉट इंपॉर्टेंट, फाइन। जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्रोथ मेनिया कैन बी इंजूरियस टू सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें राइटर क्या बोलना चाह रहा है? इसमें राइटर ये बोलना चाह रहा है जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, किसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी? एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, फाइन। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यह बताया गया है कि $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है इंडिया, ठीक है, बहुत ही जल्द 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा इंडिया, ठीक है, फाइन। जिसमें कई सारे स्टेट्स 1 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस कर लेंगे, फाइन। और भी इसमें कुछ खास डिस्कस नहीं हुआ है इसके अपर पार्ट में, फाइन, बस इतना ही डिस्कस हुआ है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है इसमें वो ये है कि ग्रोथ तो हो रही है, फाइन, वी नो वी आर ग्रोइंग, फाइन, लेकिन इस ग्रोथ के साथ जो इनइक्वालिटीज आ रही हैं उनको कौन डील करेगा, ठीक है। उन इनइक्वालिटीज को कौन डील करेगा? जो 10 ट्रिलियन है उसमें से जो लोअर सेक्शन है, फाइन, उसको तो बहुत कम बेनिफिट मिल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ का। जो अपर सेक्शन है वो इस इकोनॉमी का मेजर पार्ट, ठीक है, मेजर पार्ट एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। तो ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी का रीजन क्या है? इसका कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब ये कैसे कैसे बढ़ी, किस किस पार्ट में बढ़ी, वो बताता हूं मैं आपको। देखो 1980s में स्टार्ट हुआ इनइक्वालिटी बढ़ना, ठीक है। 1980s में क्यों हुआ? क्योंकि 1980s में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और पंजाब हरियाणा जो वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट है ये ग्रो करना स्टार्ट हुआ इकोनॉमिकली, फाइन। तो जब ये इकोनॉमिकली ग्रो करना स्टार्ट किया तो इनइक्वालिटी स्टार्ट हुई। फिर 1991 आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, ठीक है, स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए, इनको फायदा मिल गया, ठीक है। उससे और ज्यादा इनइक्वालिटीज बढ़ गई, ठीक है। और जैसा कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिस्क्राइब करती है कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री विद अ एफ्लुएंट एलीट क्लास, ठीक है। दिस स्टेटमेंट वेल डिफाइंस इंडिया एज एन इनइक्वालिटी सोसाइटी, ठीक है, ठीक है। ये स्टेटमेंट डिफाइन करता है इनइक्वालिटी को
इंडिया की, ठीक है। अब राइटर ने रूरल एनुअल जो वेज रेट है, ठीक है, वो पढ़ के बताया कि इनक्वालिटी कितना एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, डाटा दिया हुआ है, फाइन। जो यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, ठीक है, दिस पार्ट, इनक्वालिटी मैटर कैसे करती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है मैं आपको बताता हूँ अभी। इनक्वालिटी क्यों मैटर करती है? इनक्वालिटी मैटर इसलिए करती है क्योंकि अगर अनइक्वल सोसाइटी होगी ना, तो जो वायलेंस है डिफरेंट सेक्शंस के बीच में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है? देखो, वो कहते हैं ना, गरीब और शोषित को बहुत जल्दी भड़काया जा सकता है, बस बिल्कुल सेम वही केस हो जाएगा, ठीक है। मेंटल डिसऑर्डर बढ़ जाएगा, ठीक है, डिसीज बर्डन भी हो जाएगा, ठीक है, अनइक्वल सोसाइटी की वजह से। एक तो रीजन ये है, ठीक है, वायलेंस बढ़ सकती है। और गेटेड कम्युनिटीज क्रिएट हो जाएंगी, मतलब जो रिच और पुअर के बीच में डिवाइड है ना, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट तौर पे सोसाइटी में दिखने लगेगा। मतलब ये दिखता भी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी इन मुंबई, देयर इज अ स्लम एरिया कॉल्ड धारावी, ठीक है, एंड देयर आर गेटेड कम्युनिटीज, ठीक है, जिनकी बहुत ही ज्यादा लग्जरियस जो लग्जूरियस सोसाइटीज बनी हुई हैं, ठीक है, उनके फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, पार्किंग एरियाज हैं, पार्क्स हैं, ठीक है, ये गेटेड कम्युनिटीज हैं और ये स्लम्स हैं। कितना ज्यादा डिफरेंस है, यू कैन सी द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन बोथ ऑफ दीज, ठीक है। तो इन इनइक्वालिटीज के स्ट्रक्चर हमें गेटेड कम्युनिटीज के तौर पे सोसाइटी में नजर आएंगे, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है वो ये कह रहा है कि कलेक्टिव एक्शन अचीव करने के लिए इनइक्वालिटी वाली सोसाइटी में बहुत ही दिक्कत होगी, ठीक है। अगर इनइक्वालिटी होगी सोसाइटी में तो आप कलेक्टिव एक्शन नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप डेमोक्रेटिक कंट्री, यू नीड मेजोरिटी। अब जो रिच और एफ्लुएंट जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है और जो पुअर है, इनके बीच में कंसेंसस स्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि दोनों की लाइफ बहुत डिफरेंट है ना, दोनों की डिमांड्स भी बहुत डिफरेंट हो जाएंगी फिर। तो इनके दोनों के बीच में कंसेंसस या दोनों के बीच में एक तरीके का वो असमंजस जो है ना, वो खत्म नहीं कर पाएंगे हम। सामंजस्य बिठाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, फाइन। आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड इन हिंदी, तो थोड़ा टाइम लगा, फाइन, डन। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकंड, ठीक है, कॉमन कलेक्टिव एक्शंस बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सेक्शन जो सोसाइटी की वो डिवाइड हो गई है, ठीक है, इक्वल्स और अनइक्वल्स के बीच में, फाइन। जैसे कि इसका एग्जांपल दे रहे हैं राइटर, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन जो था ना, उसमें क्या था, रिच ने कहा था कि हमें बेसिक नीड्स और मेट हो चुकी है हमारी, तो हमें क्लीन पब्लिक स्पेसेस चाहिए, ठीक है, इनकी ये डिमांड थी। लेकिन जो पुअर सेक्शन था वो कह रहा था कि हमारी बेसिक नीड्स ही अभी मेट नहीं हुई हैं, तो हाउ कैन वी थिंक अबाउट क्लीनिनेस, सैनिटेशन, कम से कम कपड़ा रोटी मकान तो मिले पहले, उसके बाद हम सोचेंगे कि साफ सफाई रखनी है, फाइन। तो इस पर हमें डाइवर्जेंस व्यू देखने को मिला, कहाँ पे, स्वच्छ भारत मिशन में, ठीक है। तो इतना ही था इस आर्टिकल में, फाइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट इतना ही था और कोई जरूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हमारे यूपीएससी GS3 सिलेबस में दिया गया है, इंक्लूसिव ग्रोथ, फाइन। इनइक्वालिटी को खत्म करने का मतलब है हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करनी पड़ेगी। इंक्लूसिव ग्रोथ करनी पड़ेगी तो क्या है, पुअर्स को आप, जो हैव नॉट सेक्शन है उसको आप एजुकेशन प्रोवाइड करवाइए, हेल्थ प्रोवाइड करवाइए, ठीक है, स्किल प्रोवाइड करवाइए, और उनको लाइए आप मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीज की, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें और वहां से रिटर्न अर्न कर सकें और इस इनक्वालिटी को खत्म कर सकें और इस डेवलपमेंट में वो इंक्लूड हो सकें। 10 ट्रिलियन जो इकोनॉमी बनने जा रही है ना, उसमें उनका, ठीक है, थोड़ा सा योगदान रहे, फाइन। द सेकेंड आर्टिकल इज पॉपुलिज्म डज नॉट हेल्प पब्लिक हेल्थ। ये जो राइटर है, ही इज फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज ऑफ तमिलनाडु, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन्होंने लिखा है, मुझे तो कोई रेलेवेंट व्यू नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये कहना चाह रहे हैं मोटे तौर पे कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स पॉपुलिस्टिक जो है ना, पॉलिटिकल लीडर्स पॉपुलिस्टिक जो व्यूज़ हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो हेल्थ वाला है ना, उसमें प्रॉमिस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, सब्सिडी ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो आयुष्मान भारत स्कीम है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो कि कोविड में करवाया था, ठीक है, न्यू हॉस्पिटल्स बनवा देंगे। लेकिन इनका तो जो इनका पॉलिटिशियंस का जो पॉपुलिस्टिक मेजर्स हैं वो क्यूरेटिव ज़्यादा हैं। मतलब क्यूरेटिव इन द सेंस, आपको बीमारी हुई, ठीक है, बीमारी के बाद जो आपको सुविधाएं चाहिए वो हम प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन जो सुविधाएं आपको बीमार होने ही ना दें, मतलब प्रिवेंटिव केयर, जो सुविधाएं आपको बीमार पड़ने ही ना दें वो सुविधाएं हम प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। क्यूरेटिव केयर हम प्रोवाइड करवाएंगे, प्रिवेंटिव केयर हम प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। तो ये जो पूरा आर्टिकल है ना, दिस आर्टिकल, ये पूरा एक ही डिबेट पे है, प्रिवेंटिव वर्सेस क्यूरेटिव केयर, ठीक है। प्रिवेंटिव केयर आपको पता है क्या है, कि आपको बीमार आप पड़ो ही ना, वो सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करवाई जाए। क्यूरेटिव मतलब आपके बीमार होने के बाद जो सुविधाएं आपको हेल्प करेंगी ठीक होने में, वो प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। दोनों ही जरूरी है, बट यू नीड प्रिवेंटिव मोर ना, कि आप बीमार ही ना पड़े, आप इतने हेल्दी रहें, ठीक है। तो केस ऑफ डेंगू से उन्होंने वही समझाया है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया है कि जो पोषण अभियान है, ठीक है, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, मैंने कहा था ना आपको, आर्टिकल में आ गया, देखो, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है
उसके टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं। फाइन, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को। और एक और बात इन्होंने कही है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है पब्लिक हेल्थ में, वो भी क्यूरेटिव मेडिसिन पे ज़्यादा R&D करती है और प्रिवेंटिव केयर पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है। फाइन, क्लियर, बस इतना ही है। और इन्होंने कहा है कि डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी प्रोवाइड करवा दो, किसको, पब्लिक हेल्थ सेक्टर को। वो उनका पर्सनल व्यू है, ये कह रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला अप्रोच फॉलो कर लो, विच आई डोंट फाइंड रेलेवेंट। आप आंसर में लिख भी नहीं पाओगे, इतना कोई लॉजिक भी नहीं है इसका। फाइन, तो वी हैव कवर्ड दिस आर्टिकल। एडिटोरियल कवर हो गया, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट हो गया, साइंस वाला सेक्शन हो गया। फाइन, चलो आ जाते हैं आप शुरू से, फर्स्ट पेज से। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द हिंदू। सारा एडवर्टाइजमेंट है, कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। थर्ड पेज ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट, फोर्थ पेज एडवर्टाइजमेंट, फिफ्थ पेज से न्यूज़ शुरू होती है। फाइन, फिफ्थ पेज से न्यूज़ क्या शुरू होती है, जो सेरोन है, ठीक है, जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, उनको ईडी ने बुलाया था, कहाँ पे, दिल्ली। तो वो ईडी वालों को दिल्ली में मिले नहीं। फाइन, हमें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट नहीं है। फाइन, ये भी कोई मतलब नहीं है, एंटी हिंदू, ये भी कोई मतलब नहीं है। फाइन, सिटी में, अच्छा हाँ, सिटी में क्या है कि जो दिल्ली ने सोलर पॉलिसी लॉन्च की है, दिल्ली की सोलर पॉलिसी क्या है, सोलर पॉलिसी 2024, उसमें क्या बताया है, मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म में, कि जो दिल्ली के हाउस होल्ड्स हैं वो अपने रूफ टॉप पे सोलर पैनल्स लगवाएंगे, ठीक है, जो उससे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ठीक है, वो उनके जो बिल हैं उससे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो आप एग्जाम्पल, ये देखो, अगर 400 यूनिट किसी हाउस होल्ड ने कंज्यूम की है और उसने 100 यूनिट सोलर पावर से खुद ही जनरेट कर ली अपने घर के ऊपर रूफ टॉप पे लगा के, तो आपको सिर्फ 300 यूनिट का ही चार्जेस लगेगा। मतलब 400 में से 100 हमने कम कर दिया क्योंकि वो आपने खुद ही प्रोड्यूस की थी, ठीक है, आपको सिर्फ 300 यूनिट का ही चार्ज देना पड़ेगा। फाइन, क्लियर, बस इतना ही है। 14-year-old बॉय असॉल्टेड, नॉट नीडेड, दिस बीजेपी नॉट नीडेड, ठीक है, पेडलर कॉलेज स्टूडेंट्स नॉट नीडेड, ठीक है। दिस इज एडवर्टाइजमेंट। स्टेट्स में क्या हुआ है, इसमें एक जो चीज़ है वो ये है कि जो केरला गवर्नमेंट थी ना, वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट में फेस कर रही थी। क्यों फेस कर रही थी, क्योंकि उसने डिसओबे कर दिया था जुडिशियल जो ऑर्डर है वो पीरियोडिकली रिवाइज करने का बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को, ठीक है। मतलब जो केरला गवर्नमेंट है उसने अपनी बैकवर्ड क्लासेस वाली लिस्ट को पीरियोडिकली रिवाइज नहीं किया था, इसलिए उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है। फाइन, अच्छा, स्टेट ने क्या रीजन दिया, उसने बताया कि देखो बीच में कोविड आ गया था। फाइन, बीच में कोविड आया, उसकी वजह से हम नहीं कर पाए, ठीक है, दिस कोविड आ गया, उसकी वजह से हम नहीं कर पाए सर्वे। और हमने नवंबर 2022 में सेंटर से कहा था कि अपनी जो 2011 वाली कास्ट सर्वे डेटा रिपोर्ट है वो मेरे को दे दो। वो सेंटर ने हमें 2023 में दिया के, ठीक है। और जब हमें वो रिपोर्ट मिली तो उसमें भी इतना कोई हेल्पफुल नहीं था हमारे स्टेट के पर्सपेक्टिव से कि हम बैकवर्ड क्लासेस को उसमें आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। इसलिए हम जल्दी करवाएंगे, प्लीज गिव अस अ मोर टाइम, ठीक है, गिव अस मोर टाइम, सम मोर टाइम। फाइन, ये सारा ऐड है। फाइन, तो ये आर्टिकल पॉलिटिक्स का था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। फाइन, बताना भूल गया, ये सारे पॉलिटिक्स है, आप काट सकते हैं इनको। दिस इज ऑल्सो पॉलिटिक्स, ठीक है। दिस इज एडिटोरियल विच वी हैव कवर्ड। एडिटोरियल में जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था ना, इसको भी आप देख ही लो। 24 जनवरी 1971 को फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। टाइप क्या है, इंटरनेशनल एनजीओ है, ठीक है, ना यूएन की बॉडी है, कोई ज़रूरत नहीं है, ना स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इनमें से कोई भी बॉडी नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक एनजीओ है। क्या करता है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन को बढ़ाता है, ठीक है, जो बिजनेसमैन की पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन को बढ़ाता है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। फाइन, ओपिनियन कवर किया हमने, स्कीम्स कवर की हमने, ठीक है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट कवर किया हमने, ठीक है। बैटरीज कैसे काम करती हैं कवर किया। ईडी लालू नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, खड़गे साहब नॉट इंपॉर्टेंट, सीएए नॉट इंपॉर्टेंट, अभी तक पॉलिटिक्स चल रही है। अच्छा, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। नेवी का जो हमारे आईएनएस सुमित्रा था, इंडियन नेवी का जो शिप आईएनएस सुमित्रा था, उसने गल्फ ऑफ एडन में, गल्फ ऑफ एडन का आपको केस पता है ना, हाउदीज वहां पे अटैक कर रहे हैं और जो शिप्स हैं जो ट्रेड के थ्रू वहां से पास होती हैं उनको निशाना बना रहे हैं। फाइन, तो जो आईएनएस सुमित्रा है उसने क्या किया है, उसने ईरान की जो एक फिशिंग वेसल थी उसको पायरेसी या हाईजैक होने से बचाया है। फाइन, क्लियर, बस इतना ही है। इलेक्शन होने वाले हैं 26 राज्यसभा सीट के लिए, इसी वाली फरवरी 27 से। आप जाएंगे बेसिक्स में देखेंगे जाके कि राज्यसभा इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। फाइन, क्लियर। जेडीयू एनडीए, ठीक है, महागठबंधन तोड़ के बीजेपी के साथ गठबंधन बना के दोबारा सीएम बन गए नीतीश कुमार जी, ठीक है। कोटा की कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत जोड़ो कोई जरूरत नहीं है। नीतीश एग्जिट कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये रिपब्लिक डे का अभी तक चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये अपने फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो भूटान में गए हैं,
क्योंकि इंडिया अब नेबर्स पे फोकस कर रहा है, क्योंकि वी नीड अवर नेबर्स टू बी फ्रेंडली विद अस, ठीक है, इफ यू वांट टू बिकम अ रीजनल पावर, बस इतना ही है इसमें। फाइन, तो मेक योर सेल्फ एबल, परीक्षा पे चर्चा का ये आर्टिकल है, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, वर्ल्ड लेवल पे मालदीव में अपोजिशन पार्ट, मालदीव की पॉलिटिक्स है, नॉट इंपॉर्टेंट, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। गाजा में जो अटैक हुआ था कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो बाइडन की पॉलिसी है इजराइल हमास वार में, वो क्या काम कर रही है कि नहीं कर रही है, देखते हैं। जो बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने दो फोल्ड पॉलिसी या दो फोल्ड अप्रोच अपनाई थी, ठीक है। कहां पे अप्रोच अपनाई थी, इजराइल और हमास वॉर में, ठीक है। तो वो दो अप्रोच पॉलिसी क्या है कि इजराइल को कंटिन्यू करने दो वॉर, ठीक है, अमेरिका मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, और डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन देगा कहां पे, इंटरनेशनल फोरम्स में, ठीक, लाइक यूएन, ठीक है। और दूसरी जो अप्रोच है वो ये है कि इस क्राइसिस को रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ना बदलने दें, ठीक है। एक तो ईरान और इजराइल को मिलिट्री असिस्टेंस और उसको इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट करें, और साथ में ये भी देखें कि ये जो क्राइसिस है वो रीजनल लेवल पे स्प्रेड ना हो पाए। फाइन, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सपोर्ट किया यूएन ने, यूएन में यूएसए ने, उसने क्या किया, यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस को वीटो किया है, जो कि सीज फायर के लिए, ठीक है, सीज फायर के लिए अडॉप्ट होने थे, उनको उसने वीटो कर दिया है। बताओ, इजराइल हमास के बीच में जो सीज फायर होनी थी उसको वीटो करवा दिया यूएस ने। यू सी द लेवल ऑफ यू नो प्रॉफिट माइंडेड दीज पीपल आर ऑन द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस यार, ठीक है। उन्होंने वोट किया अगेंस्ट, कहाँ पे, यूएन जनरल असेंबली में, ठीक है, इजराइल के वॉर के कॉन्टेक्स्ट में था यार, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ये चेंज ना हो जाए, इसलिए जो बाइडन है उन्होंने अपने कई सारे डिप्लोमेट्स अरब लीडर्स के पास भेजे, उनके साथ टॉक्स में इन्वॉल्व रहे वो, ताकि डिप्लोमेटिक माइलेज उन्हें मिल सके। फाइन, लेकिन सिमिलर डिप्लोमेटिक माइलेज आपको यूएस को ईरान के साथ नहीं मिला, तो इसलिए ईरान ने हाउदीज को बैक किया और उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, जहां पे फॉरेन वेसल्स आती जाती रहती हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू बिजनेस पार्ट। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि 7% इकोनॉमी ग्रो होगी 2024-25 में, फाइन 7% से ग्रो होगी, ठीक है। बहुत अच्छे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुई हैं 2014 के बाद, ठीक है, क्योंकि 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट बन गई थी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं, उससे माइक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं, फिजिकल डेफिसिट, इन्फ्लेशन वगैरह, वो सारा कंट्रोल में रहता है, ठीक है। सेंसेक्स नॉट इंपॉर्टेंट, दिल्ली नॉट इंपॉर्टेंट, बीपीसीएल, ठीक है, ये सारा कोई ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट्स आप काट ही दो, स्पोर्ट्स को जब इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद ही डिस्कस करवा दूंगा। स्पोर्ट्स यू कैन कम, स्ट्राइक ऑफ साइंस का हमने डिस्कस किया ही था, फाइन। ओके, दिस इज फॉर द हिंदू 30th Jan 2024, okay, so we have completed it. Thank you so much, okay, thank you guys.